This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज की मार्केट सुबह को इतनी तेज़ी से बढ़ी कि मेरे पास मुबारकबाद के SMS आना शुरू हो गए और लोगों ने 37 की बात करना शुरू की। कल रात को मुझे 9 और 10 बजे वाले न्यूज़ में लिया गया था, जिसमें मैंने ओपिनियन दी थी कि मार्केट इतनी बढ़ चुकी है कि इसके बाद इसका थोड़ा बहुत गिरना बिल्कुल एक नेचुरल फेनोमेना होगा। और मैंने कहा था कि अगर इंशाल्लाह जुमे को 36 पे बंद हो जाए तो इंशाल्लाह बिज़नेस प्लस पे एक बड़ी सेलिब्रेशन होगी, लेकिन मैंने कहा था कि शायद उसकी उम्मीद कम है। तो आज 173 प्लस हुई, 36,438। लोग 37 की ख्वाब देखने लगे, लेकिन उसके बाद से एज़ एक्सपेक्टेड गिरना शुरू हुई और 36 माइनस पे आई। उसके बाद 154 माइनस, उसके बाद फिर थोड़ी बेहतरी आई, 90 माइनस पे आई और उसके बाद अब जो है 222 माइनस पे खड़ी है, 36,044। सिर्फ 44 पॉइंट रह गए हैं 36 को तोड़ने में। तो देखें क्या होता है। वॉल्यूम अब तक जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, 257 मिलियन का काम हुआ। दुनिया भर में कल ये हुआ है कि तेल की कीमत थोड़ी बढ़ी, 46.58 पे पहुंची है, 0.76 का इजाफा है और साथ साथ गैस में थोड़ी सी कमी, 0.23 पॉइंट का कमी और इस तरह से 2.17 पे। इसका इम्पैक्ट यह है कि डाउ जोन्स में 19 की कमी है हुई और नैस्डैक में 49 और डाउ में 217 की कमी हुई, एसपी में 19 और नैस्डैक में 49 की कमी हुई है। एशियन मार्केट खुली तो निके में 67 का इजाफा, हैंसेंग में 139 का लॉस, शंघाई में 1.1 का लॉस, सेंसेक्स में 175 का इजाफा, सिंगापुर में 12.52 का इजाफा। नाज़रीन, कल नेशनल असेंबली में एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई जिसमें हमारे फॉर्मर होस्ट सलमान शाह और कोई दूसरे इकॉनमिस्ट साकिब साहब ने जिसका एक्सपर्ट ओपिनियन दिया। उन्होंने कहा कि FBR की जो फेलियर है टू कलेक्ट टैक्स पाकिस्तान की बका का मसला बन चुका है। इतनी कम टैक्स कलेक्शन हो रही है और इतना ज़्यादा खर्चे हैं, FBR कम्प्लीटली नाकामयाब है और इससे पाकिस्तान को ख़तरा है, क्योंकि पाकिस्तान का जो डेफिसिट है वो इतना ज़्यादा है, हर दफ़ा में कर्ज़ा लेना पड़ रहा है, कर्ज़ा बढ़ता ही चला जा रहा है। एक पॉइंट आएगा कि जहां मज़ीद कर्ज़ा नहीं ले पाएंगे और मुल्क तबाह हो जाएगा। तो अगर पाकिस्तान को किसी चीज़ से ख़तरा है तो वो बजट डेफिसिट है, ना कि और किसी किस्म का ख़तरा। माशाल्लाह बाकी ख़तरात पे तो हमने काबू पा लिए, लेकिन ये नहीं काबू हो रहा। इस सिलसिले में मैं ये कहता हूँ कि नासिर खान जो नए FBR के चीफ़ हैं, उन्होंने ख़ुद कहा है अपने मुंह से, ये असल में ये प्रपोज़ल बहुत पुराना है। FBR के चीफ़ और उससे पहले वो नादरा के चीफ़ रहे अली साहब, जिन्होंने ये बात कही थी कि 35 से लेकर 40 लाख लोग डाटा नादरा के डाटा के मुताबिक बहुत अमीर है इस मुल्क में, लेकिन वो कोई टैक्स नंबर भी नहीं रखते, कोई टैक्स देते ही नहीं है। तो इस बात को नासिर साहब ने दोहराया, बाजवा साहब तो इस मामले में खामोश रहे। हालांकि मैं रोज़ाना इस बात पे शोर मचाता हूँ कि अगर ये 35 लाख लोगों को नासिर साहब आज एक नोटिस भेज दें कि आ जाओ भाई, इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया बताओ, या अगर नहीं बताना चाहते तो खामोशी से अगले 10 साल तक 25 लाख रुपए इस पर्टिकुलर अकाउंट में जमा करते रहो तो तुमसे कोई पूछगछ नहीं होगी, अदरवाइज़ तुम उससे पूछेंगे भी और तुम्हारी सारी जायदाद जब्त कर लेंगे। एक झटके में पाकिस्तान के तमाम बजट डेफिसिट का मामला ख़त्म हो सकता है और पाकिस्तान कर्ज़े उतारना शुरू कर सकता है। साथ ही साथ जो आवाम पे जितने टैक्स लगे हुए हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी पे हो, टेलीफोन पे हो, बिजली गैस पे हो और जो खाने पीने पे लगे हुए हैं, सबको माफ़ किया जा सकता है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो नाज़रीन, लाइन ड्रॉप हो गई है अपेरेंटली। दूसरी जो ख़बर आज की है वो ये है कि दार साहब चले गए आज वहाँ पे दुबई 11th IMF रिव्यू में, और इसमें ज़ाहिर उम्मीद तो है कि ये अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि करेगा क्या, एक दफ़ा आप कर्ज़ा दे दें किसी को तो फिर आप उसके सामने मजबूर हो जाते हैं।
उसकी बात आपको सुननी पड़ती है। दूसरी अहम खबर जो है नाज़रीन, यहाँ पे लूँगा एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। सागदार साहब तमाम सेक्टर्स में ग्रोथ की बात कर रहे थे। आज वो जाएंगे वहाँ, बात करेंगे IMF से। नाज़रीन, आज की एक और जो अहम खबर है वो ये है कि 3 कंपनियों ने सुई नॉर्दर्न गैस के ऊपर लंदन के कोर्ट्स में केस किया हुआ है। ओरिएंट पावर कंपनी लिमिटेड, सैप पावर लिमिटेड एंड सफ़ायर इलेक्ट्रिक कंपनी, इन तीनों ने इस पे केस किया था। शायद गैस सप्लाई की जो एग्रीमेंट थी उसको वायलेट किया सुई नॉर्दर्न ने, और उसके ख़िलाफ़ वो इंटरनेशनल कोर्ट में ले गए मामले को। वहाँ उनके फेवर में डिसीजन आ गया है। बात यह है कि सुई नॉर्दर्न के पास गैस था ही नहीं, तो गैस देता कहाँ से। लेकिन अब हालात बदल गए हैं जब से ये LNG आया है। नाउ सुई नॉर्दर्न कैन मीट दैट कमिटमेंट वॉट एवर दे मेड। दूसरी खबर आज की यह है कि ट्रेड डेफिसिट में 20% का इजाफा हुआ है अप्रैल में, और ये 2.15 हो गया ड्यू टू डबल डिजिट फॉल इन एक्सपोर्ट्स एंड स्लाइट इंक्रीज इन इंपोर्ट। दूसरी खबर है कि पाकिस्तान ऑटोमोबाइल ऑटोमेकर्स ने रिक्वेस्ट की है कि जो गवर्नमेंट अपने टैक्सेस जो है रॉ मटेरियल एंड मशीनरी पे कम कर दे। दूसरी तरफ एक और ख़बर है, ब्रिवियर जो मशरूबात बनाने वाली कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट सोच रही कि उनके ऊपर जो अभी फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है 10.5 उसको बढ़ा के 15 कर दे। तो उसको उन्होंने अपोज़ किया और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने कमिटमेंट दी थी कि आस्ते आस्ते FED विड्रॉ कर लिया जाएगा, बजाय उसके विड्रॉ करने के ये बढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट की मजबूरी है, उसको पैसे चाहिए हर हाल में, जहाँ से भी हाथ मार सकता है वो मारता है। और एक और ख़बर है तेल के हवाले से, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसने कहा है कि ऑयल प्राइसेस थोड़ी बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि जो ग्लोबल सप्लाई का जो गलट है वो तेज़ी से कम हो रहा है। शायद यही वजह है कि आज की तेल की कीमत बढ़ी हुई है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सर, कैसी तबीयत है आपकी सर? जहाँ बिल्कुल ठीक है। सर बस मुझे ज़रा एक चीज़ कंफर्म करनी थी कि पोल, PPL और FFC, सर ये क्या कहते हैं, जो आप एक रेटिंग बता रहे थे कि कोई अगले नेक्स्ट मंथ में होगी, वो उसमें शामिल है वो तीनों? फिर से कहीं का नाम, और ये कैसे शेयर्स हैं कि मतलब इनको रखा जाए या इनको बेच दिया जाए? नाम बताएंगे जी आप फिर से? सर FFC, पोल और PPL। सर PPL शायद है, पोल नहीं है, SSG नहीं है। ये जो इमर्जिंग मार्केट में लिस्टिंग होगी वो बहुत हेवी वेट कंपनीज़ की होंगी, जैसे एंग्रो है या OGDC है या हबीब बैंक, UBL, निशात मिल। छोटी छोटी कंपनी उस पर क्वालिफाई नहीं करेंगी, इसलिए आपने देखा होगा कि इन पे कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं आया बाइंग का। और PPL शायद उसमें शामिल हो जाए, PPL बड़ी कंपनी है। नाज़रीन, ये हम कल की जो ट्रेडिंग पैटर्न है उसको देखें, अगर कल थोड़ी सी मार्केट माइनस पे क्लोज़ हुई, उसमें कल हमने देखा कि गोरों ने फिर कल भी बेच दिया 3.13, लेकिन आप लोगों ने हिम्मत की है और आपने 1.38 का ख़रीदा है। तो वो जो इमर्जिंग मार्केट की ख़बर पे ज़बरदस्त बाइंग आई थी गोरों की, वो अब ख़त्म हो रही है। लेकिन आप सोचें कि ये अब जो इमर्जिंग मार्केट में आप जा रहे हैं तो आपके एक बिल्कुल ही एक डिफरेंट लेवल पे आपको दुनिया देखेगी, और आप लोग अपने शेयर्स को क्यों बेचें, चाहे वो इमर्जिंग मार्केट में लिस्ट हो या ना हो। आपकी इकॉनमी अच्छी चल रही है, अभी जैसे सागदार साहब भी कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि हर सेक्टर में हमें ग्रोथ नज़र आ रहा है। ऑटो में 26% का इजाफा हमने देखा, इसी तरह सीमेंट, हर जगह फ़ायदा है जब इकॉनमी बूम कर रही है। अब सागदार साहब बात कर रहे हैं, आज जो डिस्कशन हुई है इसके ऊपर एनुअल प्लान पे, एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है
उसने मीट किया है। उसमें कहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ टारगेट जो है वो 6.2 रखने की बात हो रही है 16-17 में, और उसके लिए 1.5 ट्रिलियन का डेवलपमेंट प्रोग्राम देना चाह रहे हैं वो लोग। डेवलपमेंट प्रोग्राम हमेशा ज़्यादा दिया जाता है, असल में काम कम होता है क्योंकि पैसा शॉर्ट हो जाता है। फिर वही घूम फिर के बात आ गई FBR पे। FBR इतना पैसा जमा ही नहीं कर पाता कि सारे खर्चे मीट करने के बाद हम डेवलपमेंट पे खर्च कर सकें। तो डेवलपमेंट का जो बजट होता है हमेशा कटेल हो जाता है और डे टू डे खर्चों में खर्च हो जाता है। तो अगर जैसे कि हम लोग बताते रहते हैं बहुत सारे तरीके, आप वेल्थ टैक्स लगा दें, यहाँ पे इनहेरिटेंस टैक्स लगा दें, दुनिया भर में लगा हुआ है। ये जो 3.5 मिलियन लोग हैं, 35 लाख लोगों पे 25 लाख रुपए उनसे मांग लें महीने का, साल का, अगले 10 साल के लिए उनको छोड़ दें और उनको पकड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ से भी उन्होंने दौलत कमाई, आपके पास इतने पैसे आ जाएंगे कि ये सब बड़ी आसानी से हो सकता है। और 6.2% पे अगर हम ग्रोथ पहुँच गए तो दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमीज़ में शामिल हो जाएंगे। ऐसे इकॉनमी के शेयर्स को आप क्यों बेचेंगे? आई क्लाइव को से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, MCB के शेयर्स कैसे हैं? MCB जी, MCB बहुत अच्छा शेयर जी। ये आया था 50 रुपये का, IPO हुआ था, हमने पूरे ख़ानदान ने ख़रीदा था। अब वो 200 कुछ का है, प्लस इतने बोनसेस दिए कि जिसके पास 100 शेयर थे वो 1000 हो चुके हैं। और ये वो अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी, वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स इन पाकिस्तान। और इसकी पॉलिसी ये है कि जो कमाता है डिविडेंड की सूरत में दे देता है। अभी जो हमारे फैमिली वालों को मिला, शायद 43rd डिविडेंड मिला है। अब बोनस तो नहीं दे रहे वो, इसलिए कि बोनस पे अब टैक्स लग गया है, तो तमाम कंपनी ने बोनस देना बंद कर दिया है, डिविडेंड पे अब ज़्यादा जोर है। अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल अभी यही चल रहा है। गुड कंपनी टू होल्ड फॉर एवर, हमेशा के लिए रख दें इसको। आई लाइव कॉल से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई साहब, क्या हाल चाल है जनाब? ठीक है आप? हाँ मैं ठीक हूँ सर। सर ये बताए कि आने वाले बजट में कैपिटल मार्केट को कोई मराहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इसलिए कि आजकल जो इन्वेस्टर हमारा जो है पाकिस्तान में जी, वो काफी घबराया हुआ है, क्योंकि ये नए नए टैक्स लग रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर और स्टॉक एक्सचेंज के काफी मेंबर परेशान भी हैं। तो ये परेशानियां आपके सामने हैं, अब मराहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी अगले बजट में? दो बड़े मेंबर्स ने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। उसमें एक तो बहुत बड़ा नाम है मुनाफ का। हालात अच्छे नहीं है, 400 ब्रोकर हो गए हैं, कमीशन कमा के ज़िंदा रहना मुश्किल हो रहा है। मराहत की जो आपने बात की, एक बात तो काफ़ी हद तक बात हो चुकी है मुख्तलिफ कमिटीज़ में कि ये जो डिविडेंड के बोनस के ऊपर जो टैक्स लगाया गया था, जो बिल्कुल ही बेवकूफ़ाना टैक्स है, बिल्कुल ही दुनिया में कहीं नहीं है, वो विड्रॉ होने वाला है। और शायद और भी बातें गई हैं स्टॉक एक्सचेंज वगैरह की तरफ से कि बहुत सारे टैक्सेस जो हैं उस सबको मिला के कुछ सिंप्लीफाई किया जाए। ख़ास तौर से लोगों को बहुत ज़्यादा एतराज़ है इस पे, ये कैपिटल गेन टैक्स पे। उस पर प्रपोज़ल ये गया है कि 6 महीने तक बेचने पे जो है वो 8% लिया जाए और उससे आगे अगर 1 साल में बेचा जाए तो उसको 6% किया जाए, उसके आगे 0 हो। तो ये अगर हो जाता है तो काफ़ी 2 चीज़ें हो जाएंगी, तो उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। आई क्लाइव को से बात करें। अस्सलामुअलैकुम तारिक साहब, अरशद बात कर रहा हूँ। वेलकम सर। हाँ सर, मुझे ये पूछना था, मेरे पास NRL है, OGDC है और PPL है, इसके अलावा अलगाजी ट्रैक्टर है। तो इनके बारे में बताइएगा कि अगर मैं मज़ीद इन्वेस्टमेंट करूं तो इनमें से कौन सा ज़्यादा बेहतर है? NRL बहुत अच्छा है। NRL में तरक्की हो रही है, वो अपने प्रोडक्ट ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड प्लान बना रहे हैं। OGDC आज का ज़रा सा वो है। अलगाजी ट्रैक्टर का ये मसला है ट्रैक्टर कंपनियों का कि ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स सपोर्ट करती थी, सब्सिडाइज़ करती थी, वो आजकल कर नहीं रही हैं। अभी सिंध में बड़ा एक स्कैंडल हुआ है कि इन्होंने ऐलान किया कि जी हाँ, जिसको ट्रैक्टर चाहिए ले ले, और सिर्फ शायद 2 या 3 दिन का टाइम दिया और अपने जानने पहचानने वालों को बता दिया कि अप्लाई करो। उन्होंने अप्लाई किया, फटाफट उनको सब्सिडाइज रेट पे ट्रैक्टर्स मिल गए। आम हारी जो है बेचारा बैठा ही रह गया। तो उस पर काफ़ी हारी आजकल सिंध के जो है ख़ासतौर से नाराज़ हैं। कहते हैं 17 रुपये का बिजली दिया जा रहा है उनको, जबकि पंजाब में 10 का। साथ ट्रैक्टर पे कोई मदद नहीं मिली, और वो कहते हैं कि और भी बहुत सारे उनके ऊपर टैक्सेस वगैरह लगे हुए हैं, जिससे वो बहुत परेशान है।
तो गाजी आजकल इस लिहाज से मिलत वगैरह इतना अच्छा नहीं कर रहे। इन तीनों में NRL को आप बढ़ा सकते हैं। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तारिक साहब, मैंने बॉन्ड बेच के BOP और BIBTL लिए हैं, कैसे हैं दोनों? बॉन्ड बेच के BOP और BIBTL। BOP और दूसरा ये दूसरा उन्होंने बताया ये बल्क टर्मिनल। जी बल्क टर्मिनल सही है, BOP से निकल जाए तो मेरा मशवरा है। आप उसके बजाय पेल ले लें, सिंगल ले लें, या और इतनी सारी फूड कंपनीज हैं वो ले लें, शिजान ले लें, मरी ले लें, और क्या है बाटा ले लें, सर्विस ले लें, ये सब अच्छी हैं। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक साहब, PRL के बारे में पूछना था, इसका थोड़ा सा बता दें, इसका फ्यूचर कैसा होगा? PRL भाई ये कराची में ही हमारे कोरंगी में लगा हुआ है प्लांट, बहुत पुराना प्लांट। ये जो खाम माल को गर्म करता था उससे 4 प्रोडक्ट बनाता था अभी तक। अब जो उन्होंने आप लोगों से कैपिटल लिए, 1 के बजाय 7 राइट इशू दिया था, प्लस बैंकों से कर्जे लिए, और वो अपने प्लांट को बहुत ज़बरदस्त मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। वो 4 के बजाय अब 12 प्रोडक्ट निकालेंगे। जितने ये ऊपर के प्रोडक्ट होते हैं उस पर ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो ये बहुत बड़ी इसमें अच्छी तब्दीली आ रही है। इसको बिल्कुल होल्ड करके रखिएगा जनाब। ये थोड़े दिन के लिए गिरे हुए तो डरने की कोई बात नहीं। जब भी कोई बड़ी तब्दीली आती है कंपनी में तो थोड़ा बहुत कुछ दिनों तक उसको लॉस वॉस होता है, लेकिन आप जब इतनी बड़ी पॉजिटिव तब्दीली की तरफ जा रहे हैं तो इसका रिज़ल्ट तो आना है, टाइम लगेगा ज़रा। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, संदीप कुमार बात कर रहा हूँ, बहुत आपका फैन हूँ मैं। कुमार साहब वेलकम सर। हाँ तारिक साहब, एक बात पूछनी है, मेरे पास आदम इंश्योरेंस है, उसको एग्रो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करूँ? नहीं जी, रहने दे। आदम जी जो है ना हमारा बड़ा फेवरेट शेयर है, ये अपनी वाइफ को दीजिएगा इसका डिविडेंड का अथॉरिटी, उनके अकाउंट में डाल दें और उनके अकाउंट में जाए, आपका घर चले। आदम जी हमेशा कमाता है बहुत अच्छा और सारा डिविडेंड दे देता है। ये वन ऑफ माई फेवरेट शेयर्स। आपके पास ऐसे शेयर्स ज़रूर होने चाहिए जो डिविडेंड देते हैं। आदम जी इज़ वन ऑफ देम। आइए लाइव कॉल से बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा साहब वेलकम शो साहब। जनाब अली, मैं ज़रा मुझे 5-10 मिनट कभी दे देगा, मैं आपको बहुत अच्छी डिटेल दे दूँ कभी। अच्छा, आज मैं तो आपका चाहता हूँ, आपने रोज़ आप कहते हैं कि जो राइट शेयर और बोनस देते हैं वो शेयर घट जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले आज से 3 साल पहले 50 रुपए का था, वो हर साल बोनस देता है, राइट शेयर देता है और डिविडेंड कैश देता है। वो इस वक्त 550 रुपए का शेयर है। और एक शेयर और है लीवर ब्रादर, वो भी शेयर 50 रुपए का था, उसका भी डिविडेंड मुझे आया 500% आया उसका भी, वो भी हर साल देता है, मगर वो डिविडेंड और राइट शेयर नहीं देते। ये इंग्लिश कंपनी में खूबी है, वो काफ़ी देते हैं। 500 रुपये दिया है, 500% डिविडेंड दिया है जो लीवर ब्रादर पाकिस्तान ने। कौन सी कंपनी देंगी? ये गुल अहमद जो पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल है, गद्दू टेक्सटाइल मिल था, 150 रुपये का शेयर था, वो एक डिविडेंड भी दे रहा 3 साल से। सुई नॉर्दर्न भी डिविडेंड दे रहे 4 साल से। ये तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, हर कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए, कम से कम 10-20% देना चाहिए। खुद तो डायरेक्टर 20-20 लाख में तनख्वाह उठाते हैं और मेडिसिन फ्री, गाड़ी फ्री, बंगले का किराया फ्री, ड्राइवर फ्री, चौकीदार फ्री, ये सब लूट मार का सेल लगी हुई है पाकिस्तान के अंदर। देखिए, ये जो कंपनीज होती हैं वो उस पर गवर्नमेंट का कोई ख़ास जोर नहीं होता। कंपनी जैसे चाहे अपने आप को चलाए, आपको लगाना है वहाँ लगाएं, ना लगाएं। जहाँ तक आपने बात की कि डिविडेंड देने से वो कम नहीं होता या बोनस देने से, ये आपकी बात बिल्कुल गलत है। आपको नहीं पता कि वो जो कंपनियां जिनका आप बता रहे हैं कीमत बढ़ी, कि एक्चुअली उन्होंने कितना कमाया। मिसाल के तौर पे मेरी कंपनी अगर 100 रुपये कमाती है, उसमें से मैं 10 रुपये दे देता हूँ आपको डिविडेंड के सूरत में और 10 रुपये दे देता हूँ आपको बोनस के सूरत में। टोटल मैंने कितने दिए? 20, 80 रख लिया, तो 80 से मेरी वैल्यू बढ़ रही है। 100 से नहीं बढ़ी, 80 से बढ़ी। तो ये जो कंपनी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है। 500% का क्या मतलब होता है? कुछ भी खास बड़ी बात नहीं है। उनका जो इसकी शेयर की वैल्यू जो है हज़ारों में है और ये इनका जो बेस होगा 50 रुपये या 100 रुपये का होगा। 500% देने का मतलब उन्होंने 500 रुपये दिए। सो व्हाट, 10,000 के शेयर में, 8,000 के शेयर में 500 रुपये कुछ भी नहीं है।
तो उन्होंने जो इतना कमा रहे हैं उसके मुकाबले में बहुत कम दे रहे हैं, इसलिए उनकी वैल्यू बढ़ रही है। आदम जी शेयर क्यों नहीं बढ़ता है, 50 रुपये के करीब क्यों रहता है? जो कमाता है वो बांट देता है, तो जो कंपनी बांटेगी वो नहीं बढ़ेगी। ये जो हमारे यूटिलिटी कंपनीज़ हैं पावर जनरेशन वगैरह की, उनकी कीमत एक जगह पे आके रुक जाती है 30-40 पे। उसकी वजह ये होती है उनको मज़ीद पैसे की ज़रूरत नहीं है, जो कमाते हैं वो बांट देते हैं। ये रूल ऑफ थंब है, इसको आप अर्थमेटिकली आप इसको देख सकते हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये मैं अपने तरफ से नहीं बोलता हूँ, ये सिंपल एज मिसाल देता हूँ आपको कि छोड़ें उसको। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो 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 हेलो, ये बिजनेस प्लस है जी, बिजनेस प्लस टिप्स ऑफ द ट्रेड, तारिक खान जावेद बोल रहा हूँ। टीवी पे प्रोग्राम आ रहा है तारिक साहब का, जरूर ये मैं बोल रहा हूँ जी सर। जी जी बोले सर। जी, मैं ये पीएसओ के शेयर के मुतालिक क्या ख्याल है आपका? पीएसओ बहुत अच्छी कंपनी है, वन ऑफ द ओनली कंपनी लिस्टेड इन लंदन, और ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, बहुत बड़ा। अभी भी पहले तो इनके पास 76% ऑफ पाकिस्तानी मार्केट था, अब कम हो गया शायद 50-60% अभी भी है। वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज ऑफ पाकिस्तान। इसको आप बिल्कुल होल्ड करके रखें हमेशा के लिए सर। आइए एक लाइव से बात करें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। तारिक साहब क्या? जी बिल्कुल ठीक हो जी। तारिक साहब क्या हाल है? सर टीवी की आवाज़ आ रही है आपकी। जी, मैं अजहर बोल रहा हूँ लाहौर से। अजहर साहब वेलकम शो से। जी जी तारिक साहब, ये मैंने पूछना था कि मतलब कि मैं ना एक अपना रिटायर्ड बंदा हूँ। जी हेलो जी जी बोलें। हाँ, मैं एक रिटायर्ड बंदा हूँ, तो मैंने ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैंने पहले इन्वेस्टमेंट जो ना वो एनआईटी में रखी हुई है। हेलो हाँ, एनआईटी में थे आप, रखा हुआ था आपने। हेलो, एनआईटी एक अच्छा म्यूचुअल फंड है, गवर्नमेंट ने शुरू में स्टार्ट किया था इसको, इसके भी रिटर्न्स अच्छे हैं। इसके अलावा आपके पास और भी चॉइसेस हैं, नाफा है, यूबीएल है, मीज़ान है, एटलस है, बहुत सारे फंड्स हैं, वहाँ भी आप जा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप थोड़ी सी आपको मेहनत उसमें करनी पड़ेगी, परेशानी भी होगी। मेरा मशवरा आमतौर से लोगों को नहीं होता कि वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको करना ही है तो फिर आप ये शो सुना करें और मुझे फेसबुक वगैरह पे फॉलो करें, मैं थोड़ा बहुत गाइड करता रहता हूँ रोज़ाना। अभी मैं कुछ शेयर्स के नाम लूँगा जो वॉल्यूम लीडर्स है आज के हैं, और उसमें बताऊँगा कि कौन मुझे अच्छा लगता है, कौन नहीं लगता। आप उसको नोट कर लें और उसको ख़रीद लें। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये सर मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैंने पूछा था ये नून पाकिस्तान के बारे में आपकी क्या राय है? कौन सी? एनओपी के नूर पाकिस्तान। सर इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा मालूमात तो नहीं है, लेकिन ये कि फ़ूड कंपनी है और एफएफबीएल का पार्टनर बना है, और उसके बाद यहाँ पे ये ख़ुद भी एक्सपेंशन वगैरह पे जा रहे हैं। अभी इन्होंने राइट दिया था। फ़ूड का काम पाकिस्तान में बहुत अच्छा है, और इसके बारे में जो ओपिनियन सबकी है बहुत अच्छी है, और इसके रेट्स वगैरह भी अच्छे हैं। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन, अब मैं चाहूँगा कि ज़्यादा वक्त नहीं है, थोड़े से शेयर्स की बात कर ली जाए जो आज वॉल्यूम लीडर्स हैं। टॉप पे आज है पेस पाकिस्तान लिमिटेड, 23.5 मिलियन का काम हुआ है, 53 पैसा बढ़ा, 6.84 का हो गया है जनाब। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ तारिक साहब, मैं नौशाद बोल रहा हूँ कराची से। नौशाद साहब वेलकम शो से। तारिक साहब, आपकी आप तारीफ तो मैं हमेशा करता रहता हूँ, लेकिन ये कि मैं जो एक बात करना चाह रहा हूँ, शायद आप लोगों को अच्छी लगे कि नहीं लगे। मैं चाह रहा हूँ कि वो आप अभी इसाक डाक साहब की बात कर रहे थे, वो IMF के लिए गए हैं दुबई बात करने के लिए। जी जी। इससे अच्छा मैं जो आपको सजेशन दे रहा हूँ, आप गवर्नमेंट से बात करें कि पाकिस्तान की पब्लिक आवाम जो है वो हर महीने जैसे इलेक्ट्रिक का बिल है, गैस का बिल है, पानी का बिल है, इसी तरह 500 रुपए पर मंथ टैक्स के उसमें लगा के अगर भेज दें। नौशाद साहब, आपकी सजेशन अच्छी है। आप इसको दार साहब को ख़त लिख दें और इसको अखबारों में भी भेज दें ताकि आम लोगों को भी पता चले।
बहुत सारे तजवीज़ हम लोग भी देते रहते हैं, आप भी दें, सब साथ जोड़ के बैठें। जैसा कि अभी नेशनल असम्बली के कमेटी में बात हुई कि ये हमारे बका का मसला है, पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा अगर हम ऐसे ही चलते रहे। 1500 बिलियन हर साल अगर हम पे कर्ज़ा बढ़ता चला जाएगा तो हम कहाँ पहुँचेंगे, क्या होगा हमारे साथ। अभी जो जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है 2000 के करीब, वो तकरीबन सब का सब कर्ज़ा उतारने पे चला जाता है, तो नेट टैक्स कलेक्शन तो है ही नहीं। तो ये मुल्क कैसे चलेगा, कब तक हम नोट छाप के और कर्ज़े लेके मुल्क चलाएंगे। तो FBI को फाल होना पड़ेगा, उसके तरीके हम बताते रहते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तमाम हमारे लीडर लंदन ही में ज़्यादा पैसा रखते हैं, वहीं रहना भी पसंद करते हैं। उससे पूछे कि वहाँ क्यों वेल्थ टैक्स लगा हुआ है, वहाँ अमीर गरीब में फ़र्क क्यों किया गया है। इतना फ़र्क किया गया, अमीरों के घरों पे इतना ज़्यादा टैक्स लगाया गया कि अमीरों ने घर बेच दिए, छोटे छोटे घरों में चले गए। अक्सर आप जाके देखें, आपके रिश्तेदार वगैरह, हमारे तो जितने जानने वाले रिश्तेदार सब 30-30 गज़ के घर में रहते हैं कि उसके ऊपर टैक्स बहुत कम है, नहीं होने के बराबर। और जैसे ही आप बड़े घर में चले जाएं बहुत ज़्यादा टैक्स है। ऐसा पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं 4000 गज़ के ऊपर इतना ज़बरदस्त टैक्स लगाया जाए कि वो घर छोड़ के भाग जाए। क्यों ना लोग पाकिस्तान में भी सब 60 गज़ और 100 गज़ के ऊपर रहें। ऐसा क्यों नहीं होता है पाकिस्तान में, इसलिए नहीं होता कि ये हुक्मरान तबका जो पे हावी है वो होने नहीं देता। नासिर खान साहब एक नॉर्मल हमारे जैसे आदमी हैं, प्रोफेशनल CSS ऑफिसर हैं, वो चाहें भी तो नहीं कर सकते क्योंकि वो ऊपर वाले करने नहीं देंगे, उनको मार के भगा देंगे, जैसे वो पहले वालों को भगा दिया। अली अरशद हकीम साहब को भगा दिया गया, उनको पता नहीं उनको कहाँ उठा के फेंक दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये 35 लाख लोगों से मैं 40,000 रुपये सिर्फ उन्होंने कहा था कि पहले साल मांगता हूँ, बाद में उनसे मांगते रहेंगे मज़ीद। जरदारी साहब की हुकूमत गई, वो गायब हो गए, और बाजवा साहब जो आए उन्होंने उसका कोई जिक्र ही नहीं किया। अब नासिर खान ने जिक्र किया है। नासिर खान को चाहिए कि एज ए पब्लिक सर्वेंट जाए और नोटिस इशू कर दे तमाम 35 लाख अमीर लोगों को कि लाओ 25 लाख रुपए सालाना, नहीं तो सारी जायदाद जब्त करते हैं, तुमको अंदर भी करते हैं कि इतनी बड़ी पैसा तुम्हारे पास जमा कहाँ से हो गया। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। तारिक साहब, मैं तो लंबे अरसे के लिए शेयर लेने का वो हूँ शौकीन, लेकिन मेरी आजकल आपकी बातें सुन के मेरा दिल कर रहा है कि दीवान मोटर बेच के तो FFPL में और बाइक को बेच के PRL में इन्वेस्ट कर दूं, ये रद्द बदल कर लूं मैं या पड़े रहे मेरे पास? देखिए, बाइक को दीवान ग्रुप के बारे में बता दूं, ये एक बहुत बड़ा डिफॉल्टर ग्रुप है। इसको 96 बिलियन का लॉस हुआ और इसने 3-4 बैंक को खा गई है। जो NAB तबाह हुआ है, सिल्क बैंक तबाह हुआ है, और एक और कौन सा बैंक, हाँ खादिम अली शाह, उसमें इस ग्रुप का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने बहुत बड़ी रकम दी और वो खा पी के वो बैंक ही ख़त्म हो गए। दीवान ग्रुप, ये मोटर जो बड़ा है उसकी एक जस्टिफिकेशन है कि यहाँ पे गाड़ी की कंपनियाँ आ रही हैं और वो यहाँ प्लांट इनका यूज़ कर सकती हैं, जैसे गंधारा का भी कर सकती हैं, लेकिन हो सकता है कि सारी कहानी हो सकता है कुछ भी ना हो, और कैपिटल बढ़ा देने से तो कुछ नहीं होता। तो दीवान से निकल के अगर आप जाना चाहते हैं चले जाएं, मेरा अपना ख्याल है। हाँ, बाइकों से भी निकल जाए, मेरा मशवरा है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। बाइक को मुझे अच्छा नहीं लगता। आइए, वालेकुम सलाम। कैसे हैं तारिक साहब, खैरियत से? हाँ जी, ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा तारिक साहब, वो मुझे ये पूछना था, मैं पावर सीमेंट मजीद लेना चाह रहा हूँ, 5000 रुपये है मेरे पास। जी अच्छा, पावर सीमेंट तो लेना? ले लें, हाँ ले लें। पावर सीमेंट एक छोटा शहर है लेकिन अच्छा है, दीवान से दूर है मेरा ख्याल। दीवान हैज़ रीच्ड ए वेरी हाई लेवल और मुझे अब डर लग रहा है, यहाँ पे स्पेकुलेशन लगता है। बाइकों से मैं इसलिए चिढ़ गया हूँ कि वो वैसे ही पहले एक छोटा सा प्लांट था, हमेशा मैंने कहा मत लो 10 रुपये का शेयर रहता था। फिर उन्होंने कहा कि जी वी हैव बिकम द बिगेस्ट प्लांट ऑफ पाकिस्तान। वो सिस्टर कंसर्न लगी और साथ साथ उन्होंने बायो लगाया समुद्र से तेल लाने का, दैट इज़ ए पॉजिटिव थिंग, जिसकी वजह से उसकी शेयर की वैल्यू 10-12 के बजाय 18-16 तो हो सकती है ड्यू टू रिडक्शन इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। लेकिन वो जो प्लांट लगा था पड़ोस में, वो सुना पूरा जल के ख़त्म हो गया और अभी भी इसका शेयर ऊपर चला जा रहा है। अब तो रह गया वही 67,000 कैपेसिटी, तो वाई इट शुड बी सो एक्सपेंसिव शेयर। 21.35 का आज। आई डोंट लाइक दिस शेयर नाउ। आई लाइव कॉल से बात करें। तारिक भाई जी। हेलो। हेलो तारिक भाई, अलगाजी ट्रैक्टर के बारे में क्या राय है आपकी?
देखिए ट्रैक्टर की सारी कंपनियां ज़रा सा डाउन है, इसलिए कि गवर्नमेंट पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ सिंध उस तरह के सब्सिडी दे के इनको नहीं दे रही ख़रीदने पे। सिंध ने थोड़ा सा अभी छोटा सा एक दिया था, अब वो 2-3 दिन में ख़त्म हो गया, आम लोगों को तो मिला नहीं। बहरहाल ये ट्रैक्टर के कारोबार में गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो आजकल ये दोनों कंपनियां इतना अच्छा नहीं कर रही ट्रैक्टर्स की कंपनी, ड्यू टू लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। अभी इससे दूर है तो अच्छा है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम जनाब, सर क्या हाल है? आज ही ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सर 3 सवाल हैं जरा मेरे। जी जी। जरा एक तो ये है कि जो आपकी फ्लाइट चल रही है इसमें मजीद नहीं शेयर शो हो सकते? कौन से शेयर? ये जो रेट आ रहे हैं ना नीचे, हाँ हाँ चल रही है, तो मजीद नहीं इसमें भी ऐड हो सकते शेयर? फिर बहुत ज़्यादा देर के बाद आएंगी वो। ये ज़्यादातर एक्टिव शेयर्स हैं जो लाइमलाइट में रहते हैं। और बताइए, अगर हम सारे डालना 500-600 शेयर डाल दें तो वो एक शेयर का दूसरी दफ़ा जो आएगा एक ज़माने के बाद आएगा। तो एक बैलेंस हमें रखना पड़ता है। नाज़रीन, और आज जो शेयर टॉप लिस्ट में है, आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तारिक भाई, शाहिद जैदी बोल रहा हूँ कराची से। शाहिद साहब वेलकम शो से। बात ये करनी थी, अर्ज ये है कि ये लोग कहते हैं हमने पाकिस्तान को बड़ी तरक्की दे दी 3 साल के अंदर, तो बिजली की जो पैदावार थी वो तो स्टिल 12,000 है और डिमांड 15,000 है। मुशर्रफ के दौर में इसकी डिमांड 16,000 थी और 15,000 की प्रोडक्शन थी। इट मीन्स के जहाँ पे थे वहीं खड़े हुए, बल्कि पीछे चले गए। तो ये कहाँ चले गए? तो इन्होंने इतने सारे बिजली के इतना मंसूबे किए थे 5 साल 3 साल 2 साल वाले कि जी 28,000 बिजली की पैदावार हो जाएगी, तो ये तो अब इनके जाने का टाइम हो गया, टर्नओवर खत्म होने वाला है। तो ये बिजली तो कोई नहीं है पाकिस्तान तो, बल्कि यहाँ तक कि पानी भी खत्म हो गया है। आप क्या करेंगे? आपकी तरक्की कैसी होगी? आपकी इंडस्ट्री कैसे चलेगी? बिजली की तख्तियाँ लगाते रहते हैं, इधर 600 इधर 1200, और जो कंपनियाँ बंद पड़ी हुई जैसे जापान पावर है 150 पावर, सुई 150, और अभी जो आज हमने खबर पढ़ी है 3 कंपनियों ने इनके ऊपर केस कर दिया सुई गैस के ऊपर। इनको हेल्प नहीं करते कि ये फुल प्रोडक्शन करें। ओरिएंट पावर कंपनी ने केस कर दिया, सैफ पावर ने कर दिया, सफ़ायर ने कर दिया। तो इनको हेल्प करें, इनको फुल प्रोडक्शन पे लाएं तो बिजली की कमी पूरी हो सकती है। सिर्फ तख्तियाँ लगाने से क्या होगा? जैसे शाहिद साहब सही करें कि अब तो जाने का वक्त आ गया, फिर कहेंगे कि एक दफ़ा और हमें जितवाओ तो हम लाएंगे। तख्तियों से कुछ नहीं होता, तख्ती तो बहुत लगाते रहते हैं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर ये पूछा, ये पनामा टैक्स का मसला है, ऐसे मार्केट पे क्या बुरे असरात पड़ सकते हैं? देखिए वो आया भी गया भी, मार्केट को क्या हुआ? ये बड़ा ये जो कहते हैं ना, हम बड़ी मोटी खाल वाले लोग हैं, बहुत कुछ सह जाते हैं। इतना कुछ जुल्म हुआ इस मुल्क के ऊपर, फिर भी सब सह गए। अंग्रेज़ पहले लूट के लेके जाता रहा, 8,000 बिलियन ले गया मेरे हिसाब से 190 साल में, लेकिन उसके जाने के बाद वो ऐसा निज़ाम बना के गया यहाँ पे, सारी ज़मीनें उसके जो मुखबर और एजेंट टाइप के लोग थे, दलाल टाइप के लोग, उनको दे गया। इसी तरह तमाम पोजीशंस पे जो बैठाता है, अभी भी कोई भी अपॉइंटमेंट यहाँ जो होती है उनके खुशी से होती है, इंडिपेंडेंट आदमी ऊपर आ नहीं सकता। तो वो उनको ये कहा गया है, समझा दिया गया है अंग्रेज़ी में कि ये कमाओ यहाँ से, लूटो, ये मुल्क अच्छा नहीं है, लोग बड़े ख़राब हैं यहाँ के, इनको दबा के रखो, इनको गरीब रखो, इनसे नचोड़ो जितना नचोड़ सकते हो, और नचोड़ के फ़ौरन लंदन ले आओ, फ़ौरन पनामा लेके जाओ। तो ये जो हमारे काले गोरे हैं जो छोड़ गए ये लोग एजेंट अपने, उन्होंने अब तक 1,200 बिलियन पहुंचा दिया है वहाँ पे पनामा और स्विट्ज़रलैंड वगैरह में, और ये प्रोसेस जारी है। यहाँ एक SHO से लेके सब जो है कमा रहे हैं। एक पथारे वाला कोई भी खड़ा हो जाता है, उससे 100 रुपये 200 रुपये डेली लेते हैं, लाखों लाख जमा होता है, और उसका निचोड़ जो है वो चला जाता है लंदन। ये सिलसिला चल रहा है जनाब, चलता रहेगा जब तक यहाँ कोई वाकई अवामी हुकूमत ना आए, अवाम उठ के ना खड़ी हो जाए, ये सिलसिला चलता रहेगा। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम सर। वालेकुम जनाब। अब्दुल कयूम बोल रहा हूँ वाकई से। सर कैसे हैं? वेलकम सर। थैंक यू सर। सर ये सेपको जो है मजीद 2 महीने के लिए सस्पेंड है। सेपको
जी जी सेप्को साउथर्न पावर। जी जी, इसके देखिए ना अभी तक मामला हो ही नहीं तय गवर्नमेंट से। 4-5 डिपार्टमेंट हैं, एक फेवर करना चाहता है तो दूसरा रोक देता है। हालांकि ये 150 पावर के बिजली ना आना बहुत बड़ी ज़ाती है। आजकल जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ में प्रॉमिस किया गया था कराची इलेक्ट्रिसिटी से कि कोई आपकी लोड शेडिंग नहीं हुई, कि आप लोग बिल देते हैं टाइम पे, लेकिन 2-2, 4-4, 5-5 घंटे के हमारे यहाँ भी लोड शेडिंग हो रही है। और इलाकों को तो पता नहीं क्या हाल होगा। ये इतनी जब बड़ी शॉर्टेज है, जैसे शाहिद साहब ने कहा, खाली तख्ती से क्या होता है, तख्ती लगाने से क्या फ़र्क पड़ा। आप ये जो बंद कंपनियां हैं, जो नाराज़ कंपनियां हैं, ओरिएंट है, सफ़ायर है, उनको उनके दुख दर्द को ख़त्म करें ताकि वो फुल प्रोडक्शन करें और बिजली आ जाए आज, न कि 3 साल बाद, 2 साल बाद तो आपको निकाल दिया जाएगा। क्या गारंटी है कि नून लीग फिर से आएगी पावर में? कोई गारंटी नहीं है। पता नहीं उस दौरान और कोई पार्टी आ जाए। आपने देखा आउट ऑफ नोवेयर मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी आ गई, कल हो सकता है रिफॉर्म पार्टी आ जाए, हु नोज़, हो सकता है लोग उसको जितवा दें। तो लोगों को होशियार होना चाहिए। डेमोक्रेसी चल पड़ी है, अब नई नई पार्टियाँ आएंगी, ऐसी ऐसी पार्टियाँ आएंगी कि नून लीग वाले मुंह देखते रह जाएंगे। हुआ क्या, उखाड़ के फेंक दिया जाएगा इनको भी और पीपल्स पार्टी को भी और पीटीआई को भी। ये सब मिल गए और मिल के इनके जो लोग हैं लूट रहे हैं और पनामा में भेज रहे हैं धड़ाधड़ पैसे। ये अवाम उठेगी जिस दिन, ये सब से छीन लेगी सब कुछ। इनके घरों में घुस जाएंगे लोग और इनसे कहेंगे लाओ सारा पैसा बाहर से भी लाओ और यहाँ वाला भी सब जमा कर दो, हुकूमत के तहवील में दो, और जो साबित कर दो कि तुम्हारा जायज़ है वो ले लो, बाकी सब हुकूमत के तहवील में गया। इतना पैसा जमा हो जाएगा कि अगले 50 साल तक कोई टैक्स लेने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। नाज़रीन, ऐसा हुआ है और मुल्कों में, ब्राज़ील वगैरह में हुआ है, यहाँ भी होगा, मैं प्रेडिक्शन देता हूँ। नाज़रीन, इसके साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।